एपिसोड 242। वहीं मिंती जी को भी जलन हो रही थी। इसे कनक की नहीं बल्कि मेरी पोता बहू होना था। अगर ये मेरे ऋतिक से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। वहीं ऋतिक तो हैरान था कि ये लड़की खूबसूरत के साथ साथ कितनी ज्यादा टैलेंटेड भी है। उसने इतनी रिमार्केबल लड़की आज तक नहीं देखा था। इस लड़की को मेरा होना चाहिए था। इस मोक्ष डे से बिना भाव के इंसान में इतना क्या अच्छा है जो इतनी अच्छी लड़की उसे मिल गई। अब तो वो कैसे भी करके ईशानी को अपना बनाना चाहता था। अब आगे पर ऋतिक को ये बात नहीं पता था कि वो चाहकर भी ईशानी को अपना नहीं बना सकता था, क्योंकि ईशानी खुद मौत की देवी थी। रोशन को ईशानी की बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ईशानी की मोक्ष को इतने प्यार से हब्बी कहना उसे पसंद नहीं आया। वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर अभी से ही ईशानी मोक्ष को हब्बी कह रही थी। क्यों, ये बात रोशन को समझ नहीं आ रही थी। रोशन और ऋतिक अभी भी ईशानी को देख रहे थे, तभी उन्हें किसी की ठंडी नजर अपने ऊपर महसूस हुई। ये मोक्ष था जो उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जैसे ही उन दोनों की आंखें मोक्ष के आंखों से मिली, वो दोनों अंदर तक डर गए, क्योंकि मोक्ष की आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। उन दोनों ने ईशानी पर से अपनी नजर हटा ली, पर उन्हें मोक्ष से जलन भी हो रही थी। तभी राजन जी बोले, मिंती जी, आप थोड़ी देर पहले ही तो अपनी पोती को रेफर करने को कह रहे थे, तो अब तो चेज मास्टर ईरा यही है, तो आप बात क्यों नहीं कर रही है। मेहिका तो मन ही मन जल रही थी। उसे अब ईशानी की स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं बनना था। अगर ऐसा हुआ तो वो मोक्ष को पाने के लिए उसके साथ कंपीट कैसे करेगी। आपने ही टीचर के साथ उसके बॉयफ्रेंड के लिए कंपीट करना मैनरलेस होगा। वैसे भी अब वो ईशानी से नफरत करने लगी थी, तो वो कभी उसकी स्टूडेंट नहीं बनेगी। उनकी बात सुनकर मिंती जी का मुंह बन गया, पर फिर भी वो झूठी स्माइल लिए बोली, मिस ईरा, क्या आपका कोई स्टूडेंट लेने का प्लान है? क्या आप मेरे पोती को एक बार कंसिडर कर सकती है? वो बहुत अच्छी है चेज में, इस बार वो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपकी गाइडेंस में रहकर सीखती तो बहुत अच्छा होता। और मेरा पोता भी बहुत अच्छा चेस प्लेयर है। उन्होंने ऋतिक को अपने पास बुलाते हुए खड़ा कर दिया और ऋतिक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, इससे मिलिए, ये मेरा इकलौता पोता है और हमारे खानदान का इकलौता बारिश है। ऋतिक ने एक जेंटल स्माइल के साथ ईशानी को ग्रिट किया। मिंती जी ऋतिक की तारीफ करते हुए बोली, ये बहुत समझदार और केपेबल है। आगे जाकर यही हमारी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करेगा। बहुत शांत और अच्छा नेचर का है। अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ये उसे क्वीन की तरह ट्रीट करता, पर अफसोस ये इतना सिंपल है कि आज तक इसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। हमेशा स्टडी और अपने डैड के साथ मिलकर बिजनेस पर फोकस करने में बिजी रहता है। मिंती जी ईशानी के सामने ऋतिक की एक अच्छा और प्यारे लड़के की इमेज क्रिएट करना चाहती थी, ताकि ईशानी ऋतिक से इम्प्रेस हो जाए। वैसे भी वो जानती थी कि मोक्ष बहुत ही ठंडा इंसान है। वो तो ईशानी से शायद प्यार से बात भी नहीं करता होगा, पर उनके पोते ऋतिक को अच्छे से पता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है। वो पहले भी कई लड़कियों को अपने चार्म में इम्प्रेस कर चुका था, और वो स्वीट बिहेव भी करता था। जो सकता है कि ईशानी को उनका पिता पसंद आ जाए, या ऋतिक की नेचर की वजह से उसका उसमें इंटरेस्ट आ जाए। एक बड़े खानदान की बेकार लड़की को बहू बनाने से उन्हें ना सिर्फ कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि ऋतिक जैसे अब घटिया मेकअप पुती लड़कियों के साथ घूम रहा है, शायद ऐसे ही घूमता रहे। पर ईशानी की खूबसूरती को देखकर उन्हें भरोसा था कि अगर ये लड़की उनकी पोते से शादी करेगी तो उनका पोता कभी किसी और लड़की के करीब नहीं जाएगा। ऊपर से ईशानी की इतनी सारी आइडेंटिटी जो उनके स्टेटस को भी पीछे छोड़ देगी। भला ऐसी लड़की को कौन अपना बहू नहीं बनाना चाहेगा। ऋतिक भी अपनी दादी माँ की इंटेंशन को समझ रहा था। वो तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वहीं बाकी सब भी मिंती जी की इंटेंशन को समझ रहे थे। वो सब तो हैरान थे कि मिंती जी ने कितनी जल्दी अपना राय बदल लिया। थोड़ी देर पहले तो ये कह रही थी ईशानी में एक एलिट फैमिली में शादी करके उसे संभालने की क्वालिटीज नहीं है, पर देखो तो जैसे ही ईशानी की आइडेंटिटी उनके सामने आए, कैसे ये उसकी चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपने पोते की शादी अभी मिस ईरा से करा देना चाहती हो। वहां खड़े सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। दादाजी, दादी माँ, अखिलेश जी और कल्पना जी को भी गुस्सा आ रहा था। कल्पना जी मन ही मन बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इकलौती प्यारी बहू को अपनी पोता बहू बनाने की सपने देखने की। नव्या दक्ष के कान में धीरे से बोली, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बुढ़िया भाभी के साथ आपने इस पागल बिगड़ैल पोते की मैच फिक्स कराना चाहती है। और क्या कहा इसने, इसके पोते की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कितनी बड़ी झूठी है। मैंने तो इसे कई बार लड़कियों के साथ क्लब में डांस करते देखा है। दक्ष ने भी है में सिर हिला दिया और बोला, ये क्या सोच रहे हैं, मेरी भाभी को ये इनका चिछोरा पोता इम्प्रेस कर सकता है। ये तो दिन में ही सपने देखने लग गए। कितने बड़े बेवकूफ है। मेरो बेबी डॉल के पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है हैंडल करने के लिए। उसके पास किसी को सिखाने के लिए टाइम नहीं है। मोक्ष की ठंडी आवाज और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मिसेस मिंती क्या करने की कोशिश कर रही है।
इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को मुझसे छीनने के बारे में सोचने की भी, लगता है ये अपनी मौत को बुलाना चाहती है, मोक्ष ने मन ही मन सोचा। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत डरवाना और टेंस हो गया था, क्योंकि मोक्ष बहुत गुस्से में था। मिंती जी तो उसकी आवाज से ही कांप गई, अब आगे उन्हें कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। सबको उनके ऊपर हंसी आ रही थी, सब यही सोच रहे थे कि इनकी हिम्मत तो देखो, सीधा शेर के गुफा से उनकी शेरनी को छीनने चले थे। ईशानी मोक्ष की हाथ को प्यार से सहलाने लगी ताकि मोक्ष शांत हो जाए। ईशानी की सहलाने से मोक्ष धीरे धीरे शांत होने लगा और ईशानी की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रही थी। फिर मिंती जी को देखकर बिना भाव के बोली, सॉरी मिसेज राठी, जैसा कि मेरे हब्बी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे किसी को स्टूडेंट नहीं बनाना, और मैं अपने हब्बी की हर बात से सहमत हूँ। ईशानी की ये बात सुनकर तो मोक्ष का दिल खुशी के मारे डे से उसकी साइन में उछल रहा था। उसकी बीवी कितनी प्यारी है, उसने ईशानी की हाथ को और भी कसके पकड़ लिया। कल्पना जी, कनक जी तो प्यार से ईशानी की बलाएं लेने लगी, गए उनकी बहू कितनी प्यारी और अंडरस्टैंडिंग है, उसे अच्छे से पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और वो उनकी पोते और बेटे को कितना प्यार करती है, जो वो मोक्ष की हर बात में साथ देती है। सच में उनकी बहू किसी खजाने से कम नहीं है। उन्होंने कितना अच्छा कर्म किया होगा जो उन्हें इतनी प्यारी बहू मिली है। वो मोक्ष को देखने लगे जो ईशानी के पास खड़ा था। अब उन्हें मोक्ष को कहना होगा कि वो उनकी प्यारी बहू को और भी अच्छे से ट्रीट करे, वरना पता नहीं ऐसी और कितने लोग आएंगे और उनकी बहू के पीछे उसे पाने के लिए पड़ जाएंगे। नहीं, वो अपनी प्यारी सी बहू को अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगी। अब तो उन दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि वो मोक्ष से बात करेंगे। तभी प्रकाश जी माहौल को नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए नरेंद्र जी से बोले, अरे कितनी बात करते हो, अब तो तुम्हारी पोता बहू आ गई, क्या अब हम म्यूजियम में जा सकते हैं? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे मेरे बूढ़ी हरिया ज्यादा देर तक खड़े होने में मेरा साथ नहीं देगी, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे सभी न्यू एंटीक कलेक्शन देखना है। वैसे तुमने कहा था उन एंटीक चीजों को तुम्हारी पोता बहू ने तुम्हें गिफ्ट किया है, तो हम भी तो दिखाओ कि वो सब कितना कीमती है। उनकी बात सुनकर वहां का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। नरेंद्र जी घमंड से बोले, हाँ हाँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तुम भी देखो कि मेरी पोता बहू ने मुझे क्या गिफ्ट किया है। मैं श्योर हूं कि तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो सभी चीजें बहुत ही वैल्यूएबल है। वहीं मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। वो सभी एंटीक चीजें तो उसकी बीबी ने बहुत प्यार से उसके लिए कलेक्ट करके उसे गिफ्ट किया था, पर उसके दादाजी ने तो सबके सामने ये कह दिया कि ईशानी ने उन्हें ये सब गिफ्ट किया था। तभी अखिलेश जी एरोगेंट वे में बोले, मेरी बहू ने मेरे लिए भी गिफ्ट दिया था, सिर्फ आपके लिए नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर ईशानी को हंसी आ रही थी। उसने तो वो सब अपने प्यारे हब्बी को दिया था, पर अगर दादाजी और डैड खुश है ये बोलकर कि उसने वो एंटीक चीजें उन्हें गिफ्ट किया है, तो इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा उसे तो हंसी आ रही थी दादाजी और अखिलेश जी को ऐसे बोलता देखकर। कनक जी कल्पना जी से बोली, ये बाप बेटे दोनों बेशर्म है, देखो तो मेरी पोता बहू ने मेरे पोते के लिए जो गिफ्ट किया था, ये दोनों कैसे बेशर्म की तरह बोल रहे हैं कि वो गिफ्ट ईशानी ने उन्हें दिया था। उनकी बात सुनकर कल्पना जी को हंसी आ रही थी। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने भी अपनी बीबी और मोम की बातें सुन लिया था। वो पहले तो सकपका गए, फिर बेशर्मी से उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मोक्ष की तरफ देखकर एक विनिंग स्माइल दी, जिसे देखकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गया। ईशानी को दादाजी और अखिलेश जी की बच्चों वाली हरकतें देखकर हंसी आ गई। सब ऊपर की फ्लोर पर प्राइवेट म्यूजियम में चले गए। रोशनी अपनी आग उगलती नजरों से ईशानी और मोक्ष की हाथों को देखते हुए ऊपर चली गई। सब थोड़ी देर में प्राइवेट म्यूजियम में थे। पुराना कलेक्शन दूसरी तरफ था जिसे सबने पहले देखा था, इसलिए स्टाफ के साथ सब दूसरी सेक्शन में चले गए, जहां ईशानी की दी हुई एंटीक चीजों को रखने के लिए अखिलेश जी और मोक्ष ने अलग से नया बनवाया था। वहां 2-3 और स्टाफ थे जो सबको ग्रिड कर रहे थे। जैसे ही सबकी नजर उन न्यू कलेक्शन पर गई तो सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ खजाने तो आज तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं थी और ना ही कभी ऑक्शन हुई थी। किसी ने चिल्लाया, ये तो वही फ्लावर बास है ना, अग्रिप साम्राज्य का 500 साल पुराना, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ है। उसकी आवाज सुनकर सब देखने लगे। सच में ये वही फूलदान था। इसकी इन्फॉर्मेशन और जानकारी गवर्नमेंट के पास थी, जिसे गवर्नमेंट बहुत ढूंढने की कोशिश किया था। सब हैरानी से देखने लगे। प्रकाश जी, राजन जी हैरानी से उसे देखने लगे। उन लोगों ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है, इसे मैंने कितना ढूंढा और अब ये तेरे पास है, प्रकाश जी ने नरेंद्र जी से कहा। बाकी सब भी जलन से उन्हें देख रहे थे, जिस वजह से नरेंद्र जी तो बहुत खुश हो रहे थे। वो हंसते हुए बोले, तुम अभी से जल रहे हो, बाकी सब देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। और ऐसे भी ये सब मेरी प्यारी पोता बहू ने मुझे दिया है। उसने बहुत सारे एंटीक चीजें कलेक्ट किया है मेरे लिए। अगर तुम्हें जलन हो रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो तुम अपने लिए एक पोता बहू ढूंढ लो। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। तभी राजन जी की नजर एक ग्लास सेट पर गई,
जिसे देखकर वो हैरानी से बोले, ये तो बहुत पहले ऑक्शन हुआ था। इसमें उस समय के राजा की राजमुकुट का चित्र है। ये सिर्फ सही परिवार के लोग ही इस्तेमाल करते थे। इसकी कीमत तो 50 करोड़ से भी ज्यादा होगी। सच में तुम बहुत लक्की हो जो तुम्हारी पोता बहू ने इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया है। राजन जी जलन और गुस्से से बोले। वहीं बाकी सबको भी जलन हो रही थी कि काश ईशानी उनकी बहू होती तो आज इतना सारा कीमती खजाना उनके पास होता। बाकी खजाना भी बहुत वैल्यूएबल था, जिसमें कई 1000 साल पुराने एंटीक और पेंटिंग थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में जलन और लालच था कि काश ये सब उनका होता, क्योंकि सभी चीजें लगभग 2000 करोड़ की थी। जितना इन एंटीक चीजों का कीमत था उतना तो उनके सारी प्रॉपर्टी का कीमत था। मिंती जी को तो अब और भी जलन हो रही थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी अपलोड में मोटिवेशन मिले। भाई लोग, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।